पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए फ़रोख्त का एक बोर्ड आवेज़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फ़रोख्त है। पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान अपने असास से जो है वो यूएई और कतर को सेल कर रहा है, और शुरू से हम देखते आ रहे हैं या तो लीज पे रखवा देता है या फिर सेल कर देता है। और भाई सेल भी क्या ना करे, अभी जो रोटी के लाले पड़े हुए हैं। 24 अरब डॉलर का ये सौदा मारने जा रहे हैं सऊदी अरब से, और 22 अरब डॉलर का सौदा मारने जा रहे हैं यूएई से, और कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपकी हर चीज़ बिकने जा रही है, आपकी हर चीज़ गिरवी होने जा रही है। पूरा मुल्क इस तरह नाउमीदी में, और प्रेडिक्शन जिस तरह किसी ने कहा था कि माजी प्रेडिक्ट हो सकता है, पाकिस्तान में फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। और इसको खरीद कौन रहा है? इसको ज्यादा गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ स्टेट्स, वो खरीद रही हैं, जिसमें के यूएई और कतर के दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। हमारे जो रिजर्व्स में वो मेरा ख्याल है 2-3 अरब डॉलर भी नहीं है, ठीक है। तो हम तो जो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, उन्होंने सच कहा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया भर में एक लौता ऐसा देश है जो अपना ही मुल्क को बेच करके खुश होता है। पहले पाकिस्तान अपना आधा देश चीन को बेच करके खुशी मना रहा था और कह रहा था पाकिस्तान को अब अरबों डॉलर मिल चुके हैं, पाकिस्तान अब भारत को पीछे छोड़ देगा डेवलपमेंट में। लेकिन सीपेक को स्टार्ट हुए 10 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान डेवलप होना तो दूर की बात है, और भी कंगाल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब एक बार फिर पाकिस्तान अपना एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रोड सब कुछ बेच रहा है सऊदी अरब, यूएई और कतर को। और इस चीज को लेकर के पाकिस्तान जश्न मना रहा है कि उनको अब कुछ दिनों के लिए भीख नहीं मांगना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। जैसा मैंने कहा कि हालात हमारे वो हैं कि जो हमने कर्जे देने हैं, चुकाना है, जो पैसा डेट्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर से जो पानी गुजर चुका है, यानी कि पानी पुलों के नीचे से तो गुजरता ही है, लेकिन सर के ऊपर से भी पानी गुजर चुका हो तो तब हमारे ये हालात आ जाते हैं। तो हमारे मुल्क के हालात, पाकिस्तान के हालात यही हैं, जिस पर ये कि पाकिस्तान फॉर सेल। अच्छा, अब हमने ये तो देखा, पहले ही आपको बताया कि ऐसे जैसे कि F9 पार्क की बात हुई, कई ऐसे एसेट्स, इस्लामाबाद की कुछ चीज़ें जिस पे हमने कहा कि जनाब ये सेल हो रहा है। लेकिन इसमें जो तफसील से बात की गई है वो ये है कि जो माउंटिंग डेट है, उसको जो रीपेमेंट्स हैं, उसके लिए पाकिस्तान को जो अपने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो सेल ऑफ करना पड़ रही हैं। और इसको खरीद कौन रहा है? इसको ज्यादा गल्फ कंट्रीज जो हैं, गल्फ स्टेट्स, वो खरीद रही हैं, जिसमें के यूएई और कतर के दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं। अब ये अभी मतलब कुछ दिन पहले का है, 29 जुलाई 2023 का ये पब्लिश हुआ है, इसकी डेट है। और इसमें ये बताया गया है कि ऑन वेंसडे in a desperate bid to attract Gulf investment, Pakistan announced that it was in मतलब negotiate कर रहा है UAE, United Arab Emirates से to finalize a deal for the construction of a new multi-purpose cargo terminal। ठीक है जी। और अगर तो ये थ्रू हो जाता है तो इसमें ये बताया गया, थ्रू हुआ है या कब, आपने देखी होगी कि एक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तस्वीर चल रही है, एक तो यूएई के हुक्मरान के साथ है और कतर के हुक्मरान के हो गया, यानी फाइनल हो गया। तो बाई 85% कंट्रोल ऑफ कराची पोर्ट्स, यानी एक जो कराची पोर्ट का हिस्सा है उसका जो पूरा 85% कंट्रोल है वो यूएई को मिल जाएगा। तो क्यों नहीं मिलेगा भाई, जब वो खरीद रहे हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात होगी अगर हम ये कहें ओहो देखो क्या कर दिया, ये तो इसके ऊपर कंट्रोल दे दिया। आपका मुल्क कोई खरीद रहा हो, यानी माफ कीजिएगा, आपका मुल्क का सूरत हाल तो ऐसी है, तो उसमें अगर वो कोई हिस्सा खरीद रहे हैं, उसके जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बनाते हैं वो इतना पैसा लगाते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन होती है मल्टीपर्पज कार्गो टर्मिनल की, तो क्या आप समझते हैं कि वो जो टर्मिनल है या वो जो हिस्सा उस पर उनका कंट्रोल नहीं होगा, उन्हीं का कंट्रोल होगा फिर। अच्छा, इसी तरीके से हम पहले भी बात करते रहे कि जो एयरपोर्ट्स हैं उसको भी कई एक चीज़ें हैं उसमें देखने की, कि जनाब वो तो एक ऐसी चीज़ होती है एयरपोर्ट जो होता है कि अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई अलर्ट है, हाई अलर्ट है, तो उस वक्त यानी कि इमरजेंसी में किसी जहाज़ों ने उतरना है आपके एयरपोर्ट्स पर, या फिर ये कि कोई किसी ने हमला कर दिया या हमने किसी पे हमला कर दिया,
तो उस सूरत में भी जो हमारा, यानी देखें ना, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि हमने किसी पे कर दी कि किसी ने क्या करना है। हमारे तो अभी देख लें, जो वजीर आजम साहब ने भारत के लिए, हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के लिए जो कहा है कि जब उन्होंने ऑफर की कि आए बैठे टेबल टॉक करें, डायलॉग करें, तो उसमें के दरमियान भी उन्होंने ये तड़का लगा दिया कि हमारे पास, हम न्यूक्लियर पावर हैं, देख लें, हमारे पास बमशम हैं, हम उठा उठा के फेंक सकते। पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं हैं, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए फ़रोख्त का एक बोर्ड आवेज़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फ़रोख्त है। आपकी हर चीज़ बिकने जा रही है, आपकी हर चीज़ गिरवी होने जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये अच्छी बात है? क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं आपको इसके बरअक्स बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। हाँ, मैं तनकीद ज़रूर करूँगा क्योंकि पाकिस्तान बराए फ़रोख्त का लेबल कोई अच्छा लेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि वाकई हो जानी चाहिए थी। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पेज को फॉलो करेंगे, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान बराए फ़रोख्त क्यों कहा गया? मेरे सामने इस वक्त मिडल ईस्ट आई नामी एक बहुत ही मशहूर अखबार है और उसकी स्टोरी है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको कुछ चंद हफ्ते पहले की बात है, मैंने आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि कराची की जो बंदरगाह है वो UAE के हवाले की जानी है। मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बाकायदा तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची, पाकिस्तान की सबसे बिजीएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले, यानी मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले 25 साल के लिए। और इसमें से जो 85% शेयर है वो मुत्तहदा अरब अमारात का होगा। यानी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप इस पोर्ट को मैनेज करेंगे। मेरे पास ये कमरा है, लेट से मैं किसी के हवाले इसको आउटसोर्स कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा, और कहता हूँ कि आप इसको मैनेज करें। तो उस मैनेज करने के लिए मैं इस कमरे की कमाई का कुछ हिस्सा उनके हवाले करूँगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस कमरे की कमाई का 85% हिस्सा उनके हवाले कर दिया। ये डीलें लोग करते रहते हैं। ऐसा होता है कि कोई मुल्क कहता है जनाब मुझसे फला चीज़ नहीं हो रही, तो वो किसी और मुल्क से कहता है कि तुम आके मेरी मदद कर दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास अपनी फ़ौज नहीं है। जापान के पास फ़ौज नहीं है। दूसरी जंग अजीम के बाद, अमेरिका से मार खाने के बाद जापान ने अपनी फ़ौज ख़त्म कर दी, बिकॉज उसको लगता था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया। अब आप जान के हैरान होंगे, जापान की फ़ौज अगर नहीं है तो दुश्मन तो अभी भी जापान के बहुत ज़्यादा है। तो जापान की हिफाजत कौन कर रहा है? जापान की हिफाजत जापान पर ही एटम बम गिराने वाला अमेरिका कर रहा है। जापान में इस वक्त अमेरिका की फ़ौज तैनात है। ये बात बड़ी हैरान कुन है नाज़रीन। उसकी वजह यह है कि जापान ने अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर दिया हुआ है। लेकिन आउटसोर्स करना बुरी बात नहीं है, किसी और को ठेका दे देना बुरी बात नहीं है। सवाल यहाँ पे उठता है कि वो ठेके की डील आपने कैसे निगोशिएट की है, उस ठेके की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अगर आपने उस ठेकेदार को अपने कमाई के हिस्से का 85% दे दिया है तो क्या ये मौजू ठेका होगा? क्या ये एक मौजू डील होगी? अब आगे बताया जा रहा है कि